अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। 3-4 बड़ी अहम खबरें आज की जिस पे हम बातचीत करेंगे। एक तो जजेस की तकर्री जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, उसके हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास था, जिसमें कुछ तजावीज़ जो दिसंबर में एक कमेटी बनाई गई थी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, उसने तजावीज़ मुरतब की थी, पेश की, लेकिन वज़ीर कानून ने इतलात दिए हैं कि वहाँ पर कहा है कि आइनी तरमीम इस सिलसिले में की जा रही हैं, इसलिए फ़िलहाल रूल्स को तब्दील ना किया जाए, जिसके बाद ये इजलास मुलतवी कर दिया गया। वो मुजवज़ा तरमीम क्या हो सकती हैं या मुजवज़ा तजावीज़ थी जो, वो क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में फॉर्म 45 के लेकर काफ़ी इलेक्शन के तनाजुर के अंदर इस वक्त बातचीत चल रही है। इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तीनों हलकों के NA 46, 47, 48 के फॉर्म 45 जो है कि वो तलब कर लिए हैं। तमाम फ्रीकैन जितने भी उम्मीदवार थे और इलेक्शन कमीशन उन सब से फॉर्म 45 खुलने के बाद क्या सूरत हाल हो सकती है, सियासी मंजरनामा क्या होगा, हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस होंगे या क्या मामलात होंगे, और फिर कुछ जो है कि इंफॉर्मेशन के महाज के ऊपर एक दो खबरें ऐसी हैं आज, क्योंकि आलमी दिन मनाया जा रहा है आज़ादी सहाफ़त का भी, उस हवाले से भी। एक तो जो ट्विटर है, एक्स जिसको कहा जाता है अभी, कि उसको मुकम्मल बंद करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो सिफारशात मुरतब की हैं, और दूसरा साइबर क्राइम विंग जो FIA में था उसको ख़त्म करके अब साइबर क्राइम एक एजेंसी जो है वो कायम की जा रही है और मज़ीद उसको एम्पावर किया जा रहा है। तो ये सारे मामलात होंगे जिन पे हम बातचीत करेंगे। अहमद अवैस जो सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनकी वाबस्तगी है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इस्लामाबाद स्टूडियो में कमरुल इस्लाम साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कमर साहब, आपसे बातचीत शुरू करते हैं कि ये एक जजेस का तरीक़ाकार जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गालिबन फुल कोर्ट थी और 2 या 3 फैसले मौजूद हैं कि जो सीनियर तरीन जज होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो सीनियर तरीन जज होंगे वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे, और इसी तरीके से जो है कि सीनियर जो है, सीनियर मोस्ट जो वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और ये पिछले आलमोस्ट 2010 से पहले के रूल्स थे, 2010 में थोड़ा सा अपडेट किया था, लेकिन ये सीनियरिटी के असूल के ऊपर होता था। अभी मुख्तलिफ तजावीज़ दी जा रही हैं कि 3 जजेस का पैनल हो या 5 जजेस का पैनल हो, और फिर इसी तरह से जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये क्यों इस वक्त ज़रूरत पेश आ रही है इनको बदलने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक कानून की जो इर्तिका है, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, ये एवोल्यूशन होती रहती है कवानीन में। मसलन शुरू में आप देखें तो एक ऐसा भी वक्त था कि जब एक विम्स पे था किसी प्राइम मिनिस्टर के, किसी डिक्टेटर के, कि वो जिसे चाहे वो चीफ जस्टिस बना देता था। और हमारी जुडिशल तारीख़ में कई बरस तक ऐसे चीफ जस्टिस थे जो कायम मकाम चीफ जस्टिस के हवाले से वो 3-4 साल तक हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे। फिर हमारी जुडिशल तारीख़ ने यह भी देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो कि कानून में उस वक्त गुंजाइश भी मौजूद थी, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपना काम करते रहे। फिर बाद में स्ट्रिक्टली जब वो सजाद अली शाह और वो केसेस के फैसले हुए तो उन्होंने जो डिसीशंस दिए उसमें स्ट्रिक्टली सीनियरिटी पे आ गया। फिर ये भी क्वेश्चंस आए कि आया सिर्फ मेयर सीनियरिटी किसी के एलिवेशन के लिए फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, या अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट इवन, क्या काफ़ी है? आज आप देखें कि इतनी पेचीदगियाँ हैं, यानी हर ये दौर स्पेशलाइजेशन का। आज हाई कोर्ट में बैठ कर या इवन लोअर जुडिशरी में आपको मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से स्पेशलाइज्ड जज की ज़रूरत पड़ती है। मसलन मैं कमर्शियल लॉज की बात अगर करें, आप कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, वो रवायती जो एक 302, 307 के केसेस होते थे, रवायती दीवानी मुकदमात, वो नहीं रहे। अब दुनिया भर में कवानीन इतने पेचीदा हो चुकी हैं, उनके जराइम की हो गई है, तो इसलिए फिर ये एवोल्यूशन चलेगी। फिर इसके बाद ये हुआ कि आया अब आप देखेंगे हाई कोर्ट में बाज़ औक़ात कुछ जजेस हैं जो जाने जाते हैं अपनी महारत के हवाले से कॉरपोरेट सेक्टर के, कुछ हैं जो कमर्शियल लॉज के, कुछ क्रिमिनल के हवाले से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। फिर एक पार्लिमानी कमीशन के थ्रू इसको गुजारा गया था, या माजी में जो अभी मौजूदा सिस्टम है जिसमें कि पार्लिमान से भी एक मंजूरी होता है, वो हतमी मंजूरी देते हैं। तो इसलिए महल है इनको, इन चीज़ों को कोई अभी ऐसी उसमें कोई नहीं है कि हम फौरी तौर पे उसको, जो चीज़ हुई नहीं है उसको हम अभी मौजूद गुफ्तगू बनाएं या तनकीद करें। महल ये ज़रूरत हमेशा रहती है कवानीन में। अगर हम ये कहें इसी सवाल पे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई,
तो फिर तो इसका मतलब है पूरा पार्लिमान, पूरी लेजिस्लेचर रिडंडेंट हो जाती है कि जरूरत अच्छा, की एक नुकता ये भी है अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ भी आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 जजेस की असामियाँ खाली हैं और आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब जब सीनियर मोस्ट जज थे तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते 10 दिन के बाद एक ख़त लिखा करते उमर अता बंदयाल साहब को, उसको 2 जजेस की असामियाँ खाली थी कि ये आइन की वायलेशन हो रही है। अभी इन्हीं रूल्स की बुनियाद की वजह से ये तकर्रियाँ रुकी हुई थी और कहा जा रहा था कि रूल्स तरतीब दे दिए जाएँ तो फिर जो है कि नई तकर्री होगी। अब 3 असामियाँ खाली हैं, तो आप समझते हैं कि अच्छा रूल नहीं है, आइन में तरमीम भी है, ठीक है होनी चाहिए इर्तिकाई अमल है, लेकिन ये तकर्रियाँ तो कर ली जाएँ उस वक्त तक जब तक रूल्स बनेंगे तो होते रहेगा, इनको कर लिया जाना चाहिए पहले। मेरा ख्याल है ये टाइमिंग जो है वो भी देखनी चाहिए कि जब आया जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ख़त लिखा करते थे उस वक्त कितने अरसे से ये वैकेंसीज खाली थी, और जो अभी हैं वो जजेस की रिटायरमेंट कब हुई है और उसमें क्या कोई गैर ज़रूरी ताख़ीर हुई है या नहीं हुई। तो इस सवाल का जवाब भी बड़ा है। अहमद साहब, आपका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि देखिए ये हमारे यहाँ पे एक जो डायकोटोमी ऑफ कैरेक्टर जो है ना, डबल स्टैंडर्ड, हमें इससे बाहर निकलना होगा। बिला तखसीस कोई किसी इंपॉर्टेंट ऑफिस पे आता है, ऑफिस में आने से पहले वो कोई दूसरी बात करेगा और ऑफिस में आने के बाद उसका अंदाज बदल जाता है। नेशनल रिक्वायरमेंट्स को कोई सामने नहीं रखता। अब ये रिक्वायरमेंट है कि जज साहबान अगर कम हैं तो पूरे कर दिए जाए, और पूरे करने में कोई अमर माने नहीं है। एक सेटअप जो है पूरे करने का तरीक़ेकार जो बना हुआ था उसमें अगर उसको ज़रा क्लोजली ऑब्जर्व करें आप कि पहला कोई जो कानून है ना या जो तरीक़ेकार सुप्रीम कोर्ट के जैसा ये जो जजमेंट से आया था, वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को आप होल्ड ज़रूर किया था, लेकिन उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे अल जहाद ट्रस्ट केस को अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है ये कि अगर आप उसकी जगह के ऊपर किसी और जज को, उससे जूनियर जज को आप एलिवेट करके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाह रहे हैं और जो सीनियर मोस्ट है उसको आप छोड़ रहे हैं, तो आपको एक्सप्रेसली रीजन लिखने होंगे, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी बन जाती है जो सीनियर मोस्ट है कि जी मुझे ऊपर ले जाएंगे, और आप उसको नहीं ले जा रहे हैं, तो आप एक्सप्रेसली यू विल नोट डाउन, आप रीजन लिखेंगे कि इस वजह से ये इस काबिल नहीं है कि इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए, आप दूसरा ले जाते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीकेकार है और ये अल जहाद ट्रस्ट केस में यही फैसला हुआ है। अब लेकिन ये इसको ऑब्जर्व किसी ने नहीं किया प्रॉपर तरीके के साथ, और हम दूसरी तरफ चल पड़े कि ये वो अमेंडमेंट की तरफ जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरफ जाएं। बिल्कुल ये मैटर अमेंडमेंट में जाना नहीं चाहिए। ये एक्सक्लूसिवली डोमेन है जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट की। इनको अपने पास रख के ये बड़े फैसले यहाँ करने चाहिए, वही पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। हुकूमत कोई भी हो, जब ये मैटर पार्लियामेंट में ऐसे जाएंगे ना तो वहां पे पॉलिटिकल कंसल्टेशन आ जाती है। जब ये मैटर जुडिशरी के पास रहेंगे तो वहां पे कोई पॉलिटिकल कंसल्टेशन नहीं होगी। अच्छा, ये जो पैनल ऑफ जजेस की बात भी तजवीज़ सामने आ रही है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने के लिए जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस हैं उनके पैनल में से किसी एक की सिलेक्शन, और इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट में नाम जाएंगे तो वहाँ पर भी जो 3 सीनियर मोस्ट हैं उनमें से किसी एक को ले जाया जा सकता है। इस किस्म की तजवीज़ भी हैं, तो आप समझते हैं ये भी? मैं देखिए ना, मैं आपको मिसाल एक देने लगा हूँ। अपने आप जो गलतियां कर रहे हैं इस वक्त भी, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस को लगाया गया ना, अभी 2 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले लगाया। जी बिल्कुल, भट्टी साहब की जगह भी शायद सब है। अगर आप उस एस्पेक्ट को देखें, इनके खिलाफ एक मिसकंडक्ट का रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसको छेड़े बगैर आपने उनको एलिवेट करके उनको आपने चीफ जस्टिस लगा दिया। क्यों नहीं छेड़ा? उसको पहले डिस्पोज ऑफ करते, बेशक आप उसको आप टर्न डाउन कर देते रेफरेंस को, और फिर आप इनको लगा देते, तो होता कि आपने एक जायज प्रोसीजर को अडॉप्ट किया है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो इससे का मतलब हुआ कि फिर वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का आर्टिकल 209 का होना बेमानी हो गया। किसी का रेफरेंस भेजना जो है वो बेमानी हो गया। ये तरीके हम इसकी बात को तो गौर नहीं करते हैं।
हम इस पे आ गए हैं कि जी वो उन्होंने वजीर कानून ने कह दिया कि जी आप रुक जाएं, हम अमेंडमेंट करेंगे, ये रुक गए उसके ऊपर। अब ये मैटर जो है पार्लियामेंट में जाएंगे तब वो अपना जरूर एक लूप होल रखेंगे पार्लियामेंट वाले, ज्यादा पोलिटिसाइज हो जाएगा। इसके साथ दो चीजें और जुड़ी हुई हैं मैं कमर साहब। एक तो ये सितंबर में उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हुए, एक असामी खाली हुई, फिर जनवरी में 2 जज साहबान ने इस्तीफे दिए और मार्च में तारिक साहब जो है, सरदार तारिक साहब रिटायर हुए। तो जनवरी से 2 असामियाँ खाली हैं, फिर एक मार्च से खाली, अभी हम मई में हैं। तो 4 माह तो हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन कायद साहब जो है वो 4 माह में नहीं कर सके, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो मखसूस नशिस्तों का 7-8 तारीख को बेंच भी आ गया और इसमें अभी जितने भी हमने केसेस देखे PTI से मुतालिक, कादी साहब उसमें थे, बल्ले का निशान हो या बाकी मामलात में, अभी इसमें नहीं है। मंसूर शाह साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं और जस्टिस मज़हर साहब हैं गालबन तीसरे। तो अगर ये मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाती हैं तो फिर तो 2/3 मेजॉरिटी भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आईनी तरमीम कैसे हो जाएगी? तो ये चीज़ें भी कोई आपस में आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं या समझते हैं आप नहीं ये रूटीन में मामला चल रहे हैं, बस इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही? देखें, हर चीज़ को महल उसके साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। हम समझते हैं कि अदलिया बेहतर फैसले करेगी। हम समझते हैं जैसे काजी फ़ायज़ ईसा साहब के आने के बाद ये हुआ कि जो केसेस लगाने का सिलसिला था, जो पहले सोल डिस्क्रिशन थी चीफ जस्टिस की, उन्होंने उस अपने जो इख्तियार था उसे तकसीम किया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के फ़ैसले, जस्टिस अतर मिनल्ला के, तो ये सारे उसी पॉलिटिकल एवोल्यूशन, उसी इर्तिका की निशानदेही कर रहे हैं। कानून कोई जामद चीज़ तो होती नहीं है और इवन आइन जो हैं वो कुछ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस दुनिया में हैं, लेकिन आइन बज़ाते ख़ुद एक कॉन्टीन्यूस, मैं समझता हूँ कि उसे सफ़र करना चाहिए हालात के मुताबिक। सफ़र वो अंग्रेज़ी वाला नहीं, उर्दू वाला, और ताकि उसे आगे जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आगे चलेंगी और फिर पता चलेगा कि किसकी क्या इंटेंशन थी। कबल अज़ वक्त किसी को ये कह देना, अदलिया को मतून कर देना या शाबाश दे देना और ये कर देना, महल ये हमें इन टेंडेंसीज़ की भी हौसला शिकनी करनी चाहिए। पॉलिटिकल जमातों की, सियासी जमातों की तरफ से भी और जनरल समाज की तरफ से, बिलखुसूस सोशल मीडिया की तरफ से, ये जो इस किस्म के ट्रेंड्स फौरी तौर पे चल जाते हैं और जजेस को, ऑनरेबल जजेस को वो किया जाता है दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मखसूस एक साइड से। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा इसको रिव्यू करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर इसी मामले में जो मीडिया एक्स या जो हुकूमत साइबर क्राइम विंग को अपग्रेड कर रही है, उसके क्या मकासद हो सकते हैं, और थोड़ा सा हम फॉर्म 45 के हवाले से भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर मामलात खुले, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के कुछ सियासी मंजरनामे की और कुछ मिले जुले हालात जो कॉन्स्टिट्यूशन और अदलिया से मुतल्लिक हैं। अब ऐसा ब्रेक से पहले कंवर साहब भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए, बिला जवाज़ तनकीद की जाती है, जजेस को भी, बाकी सारे मामलात को भी। इसी तनाजुर के अंदर एक्स के ऊपर, जो ट्विटर एक्स है, उसके ऊपर मुकम्मल बैन की तजवीज़ दी गई है, नंबर 1। और नंबर 2, जो साइबर क्राइम विंग है, ज़रा उसको अपग्रेड कर दिया गया। अब वो एक एजेंसी होगी और उसके ऑपरेशंस भी ज़्यादा वसी होंगे। तो इन दोनों हवालों से आपकी क्या ओपिनियन है कि वाकई ठीक डायरेक्शन में है या कहीं तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर कोई मिडल वे निकालना चाहिए? देखिए, जहाँ तक तो ट्विटर के मुतालिक है तो ये तो बिल्कुल ये मीडिया को के ऊपर आपको पाबंदी लगाने का, उसका गला घूटने वाली बात है। इसलिए कि जब पाकिस्तान के अंदर वो जो 2 बुनियादें कि आइन की हुक्मरानी या कानून की बालादस्ती, ये दोनों जब मिस हो गई है ना, उसकी जगह के ऊपर डेस्पोटिज्म आ गया और फिर उसके बाद नेकेड डेस्पोटिज्म आ गया, तो हमें खतरा पड़ गया कि ये मीडिया में तो ये बातें फैलेंगी, क्रिटिसाइज होगा, लोग मुख्तलिफ बातें करेंगे और जो है सोशल मीडिया जो है इसके ऊपर जो है वो बरहम भी होगा और बहुत सारी बातें आएंगी, लिहाजा पाबंदी लगा दी जाए। ये पाबंदी जब होती है ना, जब आप पाबंदी लगा देंगे तो क्या होगा कि आपको इससे एक नुकसान होता है बहुत बड़ा, जो हमें अभी समझ नहीं आता। वो नुकसान क्या होता है कि पाबंदी लगने के बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने ह्यूमन बॉडी है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी में दर्द जो है, तकलीफ का एक जो एलिमेंट रखा गया है नर्वस सिस्टम के साथ, अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया कि जहाँ जिस्म के जिस हिस्से में तकलीफ होगी वहाँ आपको पता लग जाएगा कि ये इन्फेक्टेड एरिया है और आप उसका इलाज कर लेंगे।
अब जब वो आपने उसको वहां पे पेन किलर लगा के या पैरालाइज करके या उसको एनेस्थीसिया दे के वो जगह उसको फ्रीज कर दिया और आपने उसको रोक दिया, तो पैरालाइज बॉडी जब आपने बना दी तो फिर वहां पे दर्द का पता नहीं लगेगा। आपको ये महसूस नहीं होगा कि इन्फेक्शन कहां से कहां तक फैल गई है। ये नुकसान है इसका, और ये नुकसान हम मोल ले रहे हैं इस वक्त सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, एक शख्स को या एक अदारे को बचाने के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं हम। हमें देखना चाहिए कि मुल्क का फायदा किस चीज के अंदर है। ओपन क्रिटिसिज्म जो है वो आपको राइट डायरेक्शन में रखता है, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करता है। वो देखता है कि करोड़ों नजरें आपके ऊपर लगी हुई हैं, अदारे हैं जो आपको पकड़ सकते हैं, तो आप हर लिहाज से मुहतात होंगे। कानून की बालादस्ती के निज़ाम को अपहोल्ड करने का मतलब ये होता है कि कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे तो नहीं बचेंगे, लेकिन जब हम इसको खत्म कर देंगे और कानून को अपने घर की बांदी बना लेंगे तो फिर हम वो उस खौफ से बाहर निकल जाएंगे। कानून के असल स्पिरिट पे अगर अमल को बेहतर बनाया जाए और इसमें कानून के गलत इस्तेमाल को रोका जाए तो बहुत सी चीजें खुद भी ठीक हो सकती हैं। वो है तरीका, उसका है तरीका कि आपने जहां किसी ने जजिस के ऊपर या किसी और के ऊपर गलत और झूठा इल्जाम लगाया और बातचीत की, आप उसको बकायदा प्रोसिक्यूट करें और कोई रहम ना करें, सजा दें। आपने 8-10 को 2-4 को सजा दी, देखे सारा मामला सीधा हो जाएगा। जब कोई पकड़ नहीं होती है, कानून की बालादस्ती का निजाम नहीं रहता है, तो फिर हर आदमी खुला हुआ है। हर आदमी जो है वो अपने अंदर जो है वो इन बातों के ऊपर लेके चलता है कि भाई हमें तो पकड़ी कोई नहीं है, खौफ ही कोई नहीं है। इसके ऊपर बड़ा अहम है। मैं कमरुल इस्लाम साहब की तरफ आता हूँ, फिर आपसे भी ये सवाल मैं पूछूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर्म 45 तीनों हलकों के खोले हैं इस्लामाबाद के, आप समझते हैं कि इससे कोई हुक्मरान जमात को कोई ख़तरा महसूस हो रहा है? क्योंकि तमाम सियासी जमातें मासवाए इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून के, उनके पास एक जैसा ही फॉर्म 45 है और वो कह रहे हैं कि नहीं जीता कोई और है, फॉर्म 47 पे जिता किसी और को दिया है। तो आप क्या इसमें फील कर रहे हैं कमर साहब? देखिए, ये चूँकि आज कानूनी बात हो रही है तो मैं इसका जवाब भी कानून की नज़र में जो कुछ है वो दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपकी उस साबिक बात पे थोड़ी ट्विटर पे और सोशल मीडिया का जो आपने कहा कि पूरी एक एजेंसी बनाई जा रही है। इस वक्त आप देखें, ये आज से कोई 8 बरस पहले तक कोई कानून नहीं था पाकिस्तान में सोशल मीडिया के किसी क्राइम का। सिर्फ एक टेलीग्राफ एक्ट था जिसकी मदद से वो कोई किसी ज़माने में टेलीफोन या गलत तार देने पे जो कानून था वो चल रहा था। तो उसके बाद फिर ये जो साइबर क्राइम की एक छोटा सा शोबा बनाया गया, अब वो नाकाफ़ी हो गया। आप देखें कि हर तरफ जितना क्राइम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइम, ये सारा सोशल मीडिया पे हो रहा है। उन्हें सोशल मीडिया के इश्तिहारात जाली के ज़रिए लोगों को लूटना। अब तो भर्तियों के इश्तिहारात आ रहे हैं और लोग जो हैं वो वहाँ पर एज ए कैंडिडेट पैसे जमा करा रहे हैं उनको ऑनलाइन, और उसके बाद उन्हें पता चलता है 10,000 बेरोज़गार नौजवानों को कि तो फ्रॉड हो गया, उस महकमे ने तो वो इश्तिहार दिया ही नहीं था। इस तरह आप हर किस्म के फ्रॉड। तो मेरा ख्याल ये है कि एजेंसी भी शायद उसके लिए नाकाफ़ी होगी, लोगों को घर बैठे हुए मासूम लोगों को उस लूटने से। ये मैं एक पहलू की बात करूँ। दूसरा, बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो लाइबल लॉज हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। आप देखें कि यूके में जितने भी केसेस हुए वो इंग्लैंड में सजाएं भी हुई, जुर्माने भी हुए, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है, शायद कोई लोग उस पे नहीं है भी नहीं है। कोई लाइबल लॉज इतने हमारे डेवलप नहीं हुए। मेरा ख्याल ये इनको भी लेजिस्लेशन वो को भी करना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन भी। अब आ जाते हैं इस पे फॉर्म 45 या 47 पे। देखें, इलेक्शन का एक बड़ा मरबूत निज़ाम है। जो फॉर्म 45 तो एक कागज़ है या 47 है, उसको कोई भी बना सकता है। तो जब फॉर्म 45 कोई भी फरीक पेश करेगा तो जो पहला सवाल होगा कि ये भाई तेरे पास कहाँ से आया, वो फिर ज़ाहिर है पेश। मतलब मेरे सामने 2 कागज़ रखे जाएं या आपके सामने रखे जाएं और पूछा जाए भैया आपका कौन है, तो उसकी गवाही बेहतर कौन देगा, वो आप दे सकते हैं कि मेरा इशू शुदा है और ये मैंने इशू नहीं किया। तो महल ये सारी चीज़ें अदालतों में आके छिन के सामने आ जाएंगी। लेकिन उससे भी आगे जो बैलेट पेपर्स हैं वो तो प्रिजर्व्ड हालत में मौजूद है ना। तो अगर फ़र्ज़ किया किसी को फॉर्म 45 पे इख्तलाफ पड़ेगा भी तो बैलेट पेपर मौजूद हैं, उनकी गिनती उनसे भी गिनती हो सकती है। मतलब वैसा आप क्या समझ रहे हैं कि ये महल ये कोई ऐसी स्टॉर्म इन अ टी कप है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ना किसी हुकूमत को इस पे परेशान होना चाहिए, ना परेशान है। तो जाहिर है ये एक प्रोसेस है। ट्रिब्यूनल के पास फॉर्म 45, 46, 47
काफ़ी हैं, बैलेट पेपर भी जो है कि उसको भी गिनती में शुमार किया जाएगा। ये चीज़ें ज़रा क्या आप क्या देख रहे हैं कि बेहतर हवा के झोंके की तरफ जा रहे हैं या मसाइल बिगड़ेंगे? बात यह है कि असूलन बात तो इन्होंने ठीक की है लेकिन प्रैक्टिकली जो सामने हुआ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। मसला एक बहुत मोटी सी मिसाल देता हूँ आप। यास्मीन राशिद का और मियां नवाज शरीफ का मुकाबला था। रात के 10 बजे तक जो खबरें आई और उसमें जो बताया बार बार रिपीटेडली आता गया कि आप इतने पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गया, अब इतने का आ गया, तो 376 टोटल पोलिंग स्टेशन थे और 334 पोलिंग स्टेशन का जब रिजल्ट आया रिजल्ट, तो यास्मीन राशिद जो है वो 20,000 के फर्क से जीत रही थी। ये टीवी के ऊपर सब जगह आया। यहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया इसको। बंद करने के बाद वहां से वो रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे से उनके एजेंट को बाहर निकाला और वहां पे कुछ सीनियर लोग आ गए। उन्होंने आके क्या किया, उन्होंने आके फौरन जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको कहा कि अब तुम फॉर्म 47 जैसे हम कहते हैं उस तरह लिखो, बनाओ। उसने कहा जी कि मैं तो रिजल्ट की जो सामने है 45 की डिटेल आ रही है उनके मुताबिक ही बनाऊंगा और वो भी एजेंट के सामने बनाऊंगा जो सारी पार्टीज के हैं। उन्होंने कहा नहीं, जैसे हम कहते हैं वैसे करो। सबको बाहर निकाल दिया, उसको भी निकाल दिया। ये मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। और आधी रात को एक नया जो है रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया, नॉमिनेट किया गया, उसकी नोटिफिकेशन हुई और उसके मुताबिक फॉर्म 47 तैयार किया गया। अब फॉर्म 47 के मुताबिक टोटल रिजल्ट जो है सुबह 4 घंटे के बाद अनाउंस किया, तो यास्मीन राशिद के वो जो बाकी रह गए थे को 42 पोलिंग स्टेशन, उनके अंदर उसको मियां नवाज शरीफ को 1,04,000 वोट मजीद दिलवाए गए और यास्मीन राशिद को सिर्फ 5,000 और रिजल्ट आ गया कि जी 179,000 वोट उसके हैं और यास्मीन राशिद के 103 के 104 1,03,000 या 4,000 वोट हैं और वो बुरी तरह हार गई। और वो फॉर्म 47 जो है वो हमने जब चैलेंज किया वहां पर, तो उसके अंदर जो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, जब उनको पूछा गया इलेक्शन कमीशन ने तो उनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन वहां पे ऊपर से जब इंस्ट्रक्शन आ गई तो उन्होंने भी बगैर इतला किए उन्होंने हमारी आर्गुमेंट्स ने कहा कि हम फैसला इसका अप्रोप्रिएट ऑर्डर करेंगे। चले, अब अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल अगर ये ओपन कर रहा है तो शायद कुछ अवामी सतह के ऊपर भी और कानूनी सतह के ऊपर भी इसका कुछ बेहतर हल निकाल लिया जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल के बारे में बातचीत करेंगे। आज दुनिया भर में सहाफ़ियों की जो आज़ादी का हवाले से दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान में आज का दिन भी इस अफसोसनाक ख़बर के साथ हम मना रहे हैं कि खुशदार में सिद्दीक मेंगल साहब जो प्रेसिडेंट भी थे खुशदार प्रेस क्लब के वो एक रिमोट कंट्रोल जो धमाका हुआ उसमें जो है वो जाँ बाक हुए हैं। उनके साथ 2-3 अफराद मज़ीद वहाँ पे जाँ बाक हुए हैं और 9 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में कुछ सूरत हाल सहाफ़त की और रियासती और गैर रियासती अनासर का जो दबाव है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रही। और अब वक्त के साथ साथ आज भी एक स्टेटमेंट हमारी नज़र से गुजरा जो एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ डायरेक्टर्स और एडिटर्स की है। उनका भी ये बयान सामने आया कि ये वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है और इसमें रियासती सतह के ऊपर कुछ कवानीन को मज़ीद सख्त बनाया जा रहा है और कुछ कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान में होना क्या चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर अपनी जिम्मेदारियों का भी और अपनी आज़ादियों का भी किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में अनवर रज़ा साहब जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इकबाल खटक साहब जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर और जो फ्रीडम नेटवर्क है उसके साथ मुंसलिक हैं, पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। खटक साहब, ज़रा आपसे हम ले लेते हैं कि आप दुनिया भर में जो मामलात हैं उनको देखते हैं, फिर पाकिस्तान से मुतल्लिक आपकी हर साल रिपोर्ट भी जारी होती है जो सूरत हाल है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो आज के हालात हैं इनके तनाजुर के अंदर आपकी असेसमेंट क्या है? और दूसरा मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि अभी आज ही ये खबर आई है कि जो साइबर क्राइम विंग था FIA को, उसको अब एक एजेंसी के तौर के ऊपर एक बड़ा इदारा बना रहे हैं और उसको मज़ीद एम्पावर किया जा रहा है। मज़ीद डिटेल सामने इसकी आएंगी कि उसको
क्या क्या इख्तियारात दिए जाएंगे तो वो मज़ीद खुल की चीज़ें सामने आएंगी, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखेंगे? बहुत शुक्रिया खालिद जमील। आज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने आलमी दर्जा बंदी जो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से है 180 ममालिक में वो जारी की है, और पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है वो 2 पोजीशंस नीचे चली गई है। गुज़श्ता साल ये 150वीं पोजीशन थी और इस साल जो है ये 152वीं पोजीशंस पे आ गई है। सो आप देखें कि हमारी जो दर्जा बंदी है वो ख़राब हुई है इस साल बनिस्बत लास्ट ईयर के। दूसरा, पाकिस्तान में जो आज़ादी राय के जो पैरामीटर्स हैं वो सुकड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और लोगों को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो आप पे जिम्मेदारी है कानूनी और आईनी, उसका ख्याल रखें, लेकिन आवाम को ये नहीं बताया जा रहा है कि आपके आईनी और कानूनी हक है बोलने का। सो जो इसका पार्ट 1 है उसको छुपाया जा रहा है, और पार्ट 2 जो है यानी आप पे कुछ कदगने लगाई गई हैं कि आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं लिख सकते, उन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दूसरा, आप देख लें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कानून के जरिए सहाफ़ियों पे एक किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, जहनी तशद्दुद मैं कह रहा हूँ, जिस्मानी तो नहीं लेकिन इसके साथ जिस्मानी भी शामिल है, आप खुद भी इसका शिकार हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि आज़ादी राय की जो है वो उसकी जो हदूद है उनको दिन ब दिन कम कर दिया सुकड़ता जा रहा है। और एक जो हमारे साथ इत्तलात की और मालूमात की एक आज़ाद सरहद थी ऑनलाइन सतह पे, उस पे अब जो है ज़बरदस्त किस्म के लश्कर कुशी का आप कहें या चढ़ाई कहें या हमला कहें, उसकी तैयारियां जोर शोर से पकड़ रही हैं। जिस तरह आपने कहा कि अब FIA के साइबर विंग को एक बाकायदा एक एजेंसी की शक्ल दे दी गई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में हुकूमत और रियासत दोनों जो है आपके हवाले से और लोगों की मालूमात तक रसाई, मालूमात हासिल करने के हवाले से उनके क्या अज़ाइम हैं। और ये मेरे ख्याल में इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो अवाम को होगा, क्योंकि अवाम बाखबर नहीं रहेंगे। और जमहूरियत का बुनियादी असूल यही होता है कि आप अगर साफ, शफाफ और आज़ादाना जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वही जमहूरी इक़दार को प्रमोट करता है। मैं ज़रा अनवर रज़ा आपकी तरफ भी आऊँगा। अभी इकबाल खटक साहब ने जैसे कहा कि जो आलमी दर्जाबंदी आज जारी हुई है और पाकिस्तान 2 पॉइंट्स मज़ीद डाउन गया है, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मुझे याद है पिछले 2-4 सालों के अंदर आपने नेशनल प्रेस क्लब, PFUJ ने, गवर्नमेंट ने मिल बैठ के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत से कवानीन, बहुत से रूल्स के ऊपर काम किया, लेकिन उसके बावजूद ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं कि वो ज़रा डिफरेंट है, वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो इसमें बुनियादी फैक्टर क्या है? ये क्यों मसाइल जूँ के तू हैं बल्कि ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक हमारी जो राय है वो कभी आज़ाद नहीं रही। आप माजी की तरफ ज़रा देखिए तो मुख्तलिफ़ जहतें थी, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार थे आज़ादी इज़हार राय पर कदम लगाने के। अब वो जिद्दत आ गई उसमें और वो बदलते चले गए। यही वजह है कि आप 2 पॉइंट और तनज़ली का शिकार हुए हैं। और मैं अगर बात करूं रियासती और गैर रियासती अनासर की, ये वो माइंड सेट है कि जो पाकिस्तान में सच को कभी भी परवेल नहीं होने देना चाहते। इसी वजह से वो पाकिस्तान जो हमारे मुल्क की कवानीन हैं, आइन और कानून जो है उसके मुताबिक हमारी आज़ादी को सल्ब कर देते हैं। वो कवानीन का सहारा लेते हैं कि ताकि आवाम तक सच ना पहुँच सके। हमें उस माइंड सेट को पनपने नहीं देना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक, आपको तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतालिक तो कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उन कवानीन पर कभी भी अमल दरामद नहीं हुआ और शायद आइंदा भी नहीं होगा। लेकिन आप या मैं या इकबाल खटक साहब, कोई भी हम में से ऐसी गुस्ताखी जो उन फैसला साज़ों को जो चाहते हैं कि आधा सच जो है वो आवाम तक पहुंचाया जाए, अगर उनके जहन के मुताबिक कोई नागवार चीज़ गुजरेगी तो वही कवानीन जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं वो हमारे गले का वबाल बन जाएंगे। आपने देखा माजी में भी बहुत ऐसे वाक़यात जिनका मैं इजहार कर सकता हूँ आज के रोज़ में कि अगर आपने उन फैसला साज़ों और उन जहन साज लोगों से मुतालिक, उनकी आरा से मुतालिक हट कर अगर कुछ बयान करने की कोशिश की, कुछ लिखने की कोशिश की, कोई आवाज़ बुलंद की, तो फिर आपको पाबंद सलासिल भी किया गया, आपको ऑफ़र भी किया गया, आपको जेल की हवा भी खाना पड़ी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आज़ादी कभी भी नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें खामोश रहना है। हमें क्या करना है? हमें
मुसलसल बोलते रहना है, क्योंकि आईन पाकिस्तान और हम जो टैक्स पेयर हमारी कौम है, इनका ये हक है आइन के मुताबिक कि इन्हें मालूमात तक रसाई हो, जो हक और सच की बात है इन तक पहुंचाई जाए। लेकिन अब इसे कैसे पहुंचाना है, इस पर बात करते हैं। हम इस हवाले से मादर पिदर आज़ादी के भी कायल नहीं, हम खुद भी सेंसरशिप आज खुद हम पर इम्प्लीमेंट होती है। देखिए, अगर आप किसी अखबार में हैं तो आपकी जो खबर है वो आपके सब एडिटर फिर आप वो बिल्कुल उसको एक तरीकाकार के मराहिल से गुजर कर जाती है। टीवी के अंदर भी ऐसा है, और फिर था कि इस पे लाइव और बहुत सी चीजें थी, वो उसको आपने सिस्टम डेवलप हो गया वो जी आप देखें ना, इस पे बड़ा चेक रखा गया है अखबारात में भी और उसमें भी। अब आ जाते हैं हम सोशल मीडिया को। आप सोशल मीडिया को कभी भी रोक नहीं सकते। हम क्या कहते हैं कि उसमें ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की जाए। आपको याद होगा कि हमने सख्त से सख्त बात भी करनी हो, बड़े तहम्मुल बड़े अच्छे लहजे में बात कर जाया करते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी से मुकालमा ख़त्म होता चला गया, दलील ख़त्म होती चली गई, तो वो गालम गलोच जो कि वो अनासर जो जर्नलिस्ट नहीं हैं उनकी वजह से हम भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए जाते हैं। हालांकि हमें उनसे अलग होकर देखना चाहिए। आपने बात की थी साइबर क्राइम की, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, मुझे महसूस ये होता है कि आपके जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक उसको मज़ीद इम्पार किया जा रहा है कि जब किसी का दिल चाहेगा। मैंने अगर अनवर रज़ा ने कोई ऐसी बात कर दी जो किसी को नागवार गुजरी, हालांकि उसका मायने और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें नागवार गुजरी उस माइंडसेट को, तो फिर मुझ पर वो कानून का जो जबर है वो किया जाएगा, वो रियासती अनासर हों या गैर रियासती अनासर हों। हमें इस वक्त करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, हम खुद आज़ादी इज़हार राय के साथ ज़िम्मेदारी का भी एहसास करते हैं। हमें करना यह है कि जितनी सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्हें एक होने की ज़रूरत है। आपको मुल्क के जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, कवानीन हैं, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़ोर देना होगा। देखें ना, जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था, अनफॉर्चुनेटली उसका कमीशन ही तश्कील नहीं दिया गया। अब आप मुझे बताएं शिकायत कहाँ पर लेके जाएंगे? फिर हमारे यहाँ लॉज मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन खालिद साहब उन पर अमल दरामद ना होना बदकिस्मती है। यही बड़ा मसला है। जरा खटक साहब, मैं जरा आपकी तरफ आऊँगा कि दो चीज़ें बड़ी अहम है। आपने जिसका पहले एक रेफरेंस दिया कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एक तो जर्नलिस्टों को है कि वो जब हुकूमत से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सी रुकावटें होती हैं, और एक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन राइट जो है वो एक आम आदमी का भी है कि बीइंग पार्टिसिपेंट ऑफ द गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस, अवाम को ये हक होना चाहिए कि वो उनको तमाम मालूमात मिलें और फिर वो फैसला करें कि उनकी हक हुक्मरानी वो किसको अमानत सौंपना चाहते हैं। तो ये दो लेवल के ऊपर जो है कि हमें नज़र आता है ये कदगनी होती हैं। मीडिया बहुत हद तक बहुत सी चीज़ों को, अभी अनवर रज़ा भी कह रहे थे कि वो एडिटर रोल हैं, बहुत से रोल हैं, हो जाते हैं। सोशल मीडिया के अंदर कहीं ना कहीं ये मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन क्या उनको जवाज़ बनाकर फिर अक्रॉस द बोर्ड आप रियासती जबर इस्तेमाल करके आवाम को खामोश कर सकते हैं, या वहाँ पर जो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है उसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स की इनपुट और बैठने की ज़रूरत है उसकी कमी कैसे पूरी की जाएगी? देखिए खालिद साहब के जो सोशल मीडिया का जो मसाइल है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस प्रॉब्लम से का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक अप्रोच है मसाइल को हल करने का वो ये है कि उसको ख़त्म कर दो। यानी सोशल मीडिया पे अगर कुछ लोग गलत मालूमात दे रहे हैं या आपकी तजलील कर रहे हैं या वो चीज़ें जो आपको नहीं कहनी चाहिए, या अगर आपके साथ सबूत नहीं है तो आपको दावा नहीं करना चाहिए, वो मसाइल यहाँ सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है और सारी दुनिया में इस पर बातचीत हो रही है। दरअसल मसला जो हमारे साथ वो ये है कि आप अगर बोलते हैं या मैं बोलता हूँ या कोई शायरी बोलता है तो उसको एक मुजरिमाना फ़ैल करार दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत सी सख्त अप्रोच है मसाइल के हल के हवाले से। आप देख लें कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जब उनकी खबर को चैलेंज किया गया इंग्लैंड में, इंग्लिस्तान की सरजमीन पे, तो उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ना जर्नलिस्ट को पकड़ा, ना टेलीविजन चैनल को जुर्माना किया, ना उसको बंद किया, बल्कि उसको कहा कि जी आप इसका तरदीद शाया करें, और तरदीद शाया होगी, बात खत्म। हम समझते हैं कि सहाफ़ी से गलतियां हो सकती हैं और होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन उसका एक तरीका कार वाज़ेह है। जिस तरह अनवर रज़ा ने कहा कि एक निज़ाम पाकिस्तान में भी मौजूद है, तो उस निज़ाम से आप क्यों मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहते? क्यों आप अपनी पसंद की कवानीन बना के जो है आप सिर्फ और सिर्फ जो है सबको खामोश करना चाहते हैं, एक इस बहाने कि सोशल मीडिया पे जो है अफरा तफरी है, गलत मालूमात दी जा रही है, झूठ बोला जा रहा है,
डिसइंफॉर्मेशन बनाई जाएगी, ये ज़रूर है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत जो है अगर चाहती है कि इन मसाइल का हल ढूंढे तो उन मसाइल का हल नहीं कर सकता मुजरिमाना फ़िल्म बैठ के। करार अच्छा, देने एक के चीज़ अलावा और खटक साहब की 2-4 मिनट हमारे पास हैं तो मैं चाह रहा हूँ उस पर ज़रूर डिस्कस कर लें। ये भी आज की एक खबर है कि जो एक्स है, ट्विटर जो है, कि उसको पाकिस्तान में मुकम्मल बंद करने की सिफारिश अभी तैयार की गई है पीटीए की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। माजी में आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले यूट्यूब को ही बंद किया था, लेकिन फिर खोल दिया। अब दुनिया के अंदर आईटी इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर थ्रू आईटी इंडस्ट्री जो है कि इतना एक्सपेंड कर रहा है, इतनी बड़ी ये एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की और इनकम जनरेशन की। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो फिर हमें एक तो इंफॉर्मेशन का मसला, दूसरा जो है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो कंट्रीब्यूट कर सकता है सेक्टर, ये वहाँ पर भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो इन फैसलों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ट्विटर पे जो है, ट्विटर दरअसल बना है, ये जो प्लेटफॉर्म से बने हैं, आप अपनी राय का इजहार करते हैं। वो इजहार आपके हक में, मेरे हक में शायद न हो। वो मुझसे सवालात पूछे, आपसे सवालात पूछे, हुकूमत से सवालात पूछे। सो मेरे ख्याल में ट्विटर को बंद करना जो है, हुकूमत आज़ादी राय में यकीन को खोना चाहती है और उसमें जो लोगों की बुनियादी हकूक हैं उसको सल्ब करना चाहते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया इस बात की इजाज़त देगी कि ट्विटर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। हम जमहूरी निज़ाम से दूर होना चाहते हैं या हम जमहूरी निज़ाम को और पुख्ता और मजबूत करना चाहते हैं। और जमहूरी निज़ाम में जो है, आपसे सवाल पूछना लोगों का हक है। ये हुकूमत से भी पूछा जा सकता है, एक सहाफ़ी से भी पूछा जा सकता है, और एक डॉक्टर से और एक किसी और से अगर लोगों को सवालात हैं। सो हमें सवालात के जवाबात ढूंढने चाहिए, न कि हम लोगों को सवालात पूछने से रोक दें और मना कर दें। अच्छे तालीम और तरबियत के जो बुनियादी असूल हमें ज़माने तालिब इल्मी में जब असातिज़ा कराम बताते थे कि वो कहा करते थे कि सवाल ज़रूर पूछें आपके ज़हन में जो भी चीज़ें, ताकि हम ख़त्म हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ हमेशा सवाल के ऊपर जो है कि वो जज़ा तो कम सज़ा का ज़्यादा ट्रेंड बन गया। अनवर रज़ा, ये जो एक्स के हवाले से माजी में होता था जी, अच्छा अखबार बंद कर दो, इसकी इशात रोक दो, इसका कागज़ रोक दो, इसका प्रिंट रोक दो, तो अच्छा खुद ब खुद ये घुटनों के बल बैठ जाएंगे। तो अब इस किस्म की जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको आप क्या देखते हैं कि वाकई हम रेगुलेशन चाह रहे हैं या लोगों की ज़हन साजी को ठीक करना चाह रहे हैं, या इसके मकासद वसी उल बुनियाद किस्म के हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी कदरें हैं जमहूरियत की, उनको नुकसान हो सकता है? देखिए खालिद साहब, मैं एक्स के हवाले से बात करूँगा जो ट्विटर है, कि पाकिस्तान में एक ये डिबेट और मुकालमे का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मुयसर हुआ था। यहाँ पर आप बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मेरे हक में या मेरे ख़िलाफ़ भी बात कर सकते हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं जो सवाल मुझसे पूछा जाए मुझे उसका जवाब देना चाहिए। इसी तरह जो बात ओहदों पर, हुकूमती ओहदों पर लोग मौजूद हैं, उनको भी जवाब देने की ज़रूरत है। इसको बंद करने से क्या होगा मुझे बताइए कि आप जमहूरी कदरों को खो देंगे। आप माशरे में जब डिबेट ख़त्म कर देंगे, मुकालमा नहीं होगा, बहस नहीं होगी, तो आपका माशरा बेरारवी का शिकार होगा। आपके जहन जो हैं वो बिल्कुल कुंद हो चुके होंगे और यही होने जा रहा है। आप अगर मैं बात करूं अपने हमसाया ममालिक की, इंडिया की, तो बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो ट्रेड है, जो पैसे हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आईटी इंडस्ट्री से हासिल करते हैं। और दुनिया की बड़ी टॉप 15 जो कंपनीज़ हैं उनके हेड्स भी अगर आप देखें तो इंडियंस हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे यहाँ जो फैसला साज हैं वो ये समझते हैं कि शायद इस तरह से हमारे जो इक़्तिदार के फैसले हैं उनको चैलेंज किया जाता है। सवाल करना जमहूरियत का बुनियादी एक असूल है। आप अगर सवाल नहीं करेंगे तो मुझे बताइए कि जो टैक्स पेयर आपकी पब्लिक है, आवाम है, जिसके पैसे पे आप अयाशी करते हैं, तो मुझे बताएं कि आईने पाकिस्तान ने जो आपको हक दिया है कि इनका सवालात के जवाब इन गवर्नमेंट देने हैं, आपने मैंने देने और हैं। सवाल ना करने से ज़हनी नशोनुमा जो है वो रुकती है कौमों की, जनरेशन की। अच्छा अनवर, एक और चीज़ जो बड़ी मेरे पास 2 मिनट है, मैं फिर चाहूँगा खटक साहब भी इस पर ज़रूर कमेंट करें। अच्छा, जर्नलिज्म के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर ख़वातीन जर्नलिस्ट को बड़ा तनकीद का निशाना और अक्सर औकात किरदार कुशी पे उतर आते हैं। आप ज़रा सा दाएँ बाएँ किसी की सोच के बरक्स बात करें, इस फिनोमेना को, इस मसले को कैसे टैकल किया जा सकता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं इसे समझता हूँ कि ये जो सेंसरशिप है उसकी बदतरीन शक्ल है कि अगर खालिद जमील साहब या इकबाल साहब या मैं या कोई भी फीमेल जो हमारी एंकर्स हैं, अगर किसी पर बात करती हैं तो आप उसके घर के, उसकी माँ बहनों बेटियों पर उंगली उठाते हैं, इसलिए कि वो आपसे सवाल ना करे, इसलिए कि वो जो हुकूमती ऐवानों में हो रहा है उसके बारे में ना पूछे। तो मैं इसको इस जदीद दौर में सेंसरशिप की बदतरीन
शक्ल करार देता हूँ। और ये मैं समझता हूँ कि आपको हकीकी मायनों में आप सवाल करने से या फिर सच को प्रोब करने से रोकने के लिए ये सब ये तरीकाकार हथकंडे किया जा इस्तेमाल रहा करें। है। खट्टक साहब, लास्ट मिनट है, आप इस पे जरा कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई है कि गुज़श्ता जो 5 साल की असम्बली थी, गुज़श्ता असम्बली जिसमें 2 हुकूमतें तब्दील हुई, उसने मीडिया के हवाले से, आज़ादी राय के हवाले से सबसे ज्यादा जो बात की है वो रेगुलेशंस की बात की, यानी इसको बंद करने की बात की है, आज़ादी की बात नहीं की है। फैसिलिटेट सो करने की ये नहीं मेरे किया। ख्याल में हमारा एक बड़ा अलमिया है कि हमारी सियासी जमातें भी जब हुकूमत में आ जाती हैं वो फिर इस बात को भूल जाती है कि उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में इस बात की, हमारे साथ वादा किया था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो लोगों की आज़ादी राय का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, न कि वो उससे ख़त्म चलिए, करने की बहुत कोशिश। शुक्रिया इकबाल खट्टक साहब आपका, अनवर रज़ा बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, बातचीत हम मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, और जितना हम सवाल करेंगे, जितना हम इंफॉर्मेशन देंगे, उससे शायद बेहतरी होगी, लेकिन इस बेहतरी की राहों को महदूद नहीं करना चाहिए पाबंदियाँ लगाकर। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।